हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके अंदर हम अपनी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और सभी बॉडी पार्ट्स को एक साथ प्रॉपर वे में वर्क करने देते हैं। पिछले चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल बॉडी की ऐसी पावर है जिससे हम किसी काम को स्टार्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्लो या फास्ट कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का एक साथ प्रॉपर वे में काम करना, किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मतलब हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो सब एक साथ काम करें, अच्छे से काम करें एक साथ प्रॉपर वे में, तो वो क्या कहला रहा है? कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे हाथ, पैर और आँखें सब एक साथ प्रॉपर वे में वर्क करते हैं तभी हम चला पाते हैं, अन्यथा हम गिर जाएंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उसके बाद प्लांट्स में देखेंगे, फिर उसके बाद प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। All the living organism response and react to change in the environment around them। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं और रिएक्ट करते हैं किसको? अपने आसपास होने वाले चेंजिंग एनवायरनमेंट को। The change in the environment to which the organism responds and react are called stimuli such as light, heat, cold, sound, smell, etc। तो वो क्या क्या से कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं जिनको हम रिस्पॉन्स करते हैं, उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? स्टिमुलाई के एग्जाम्पल हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन अ डिफरेंट मैनर। प्लांट और एनिमल्स दोनों रिस्पॉन्स करते हैं लेकिन अलग अलग मैनर में करते हैं। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और एनिमल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अब देखते हैं हम सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के कारण होता है। पहला है नर्व सिस्टम, सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्व सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू। Nerve tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons which is specialized for conducting information via electric impulse from one part of the body to another। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। जो नर्व सिस्टम है उसमें नर्व्स और मस्कुलर टिश्यू रहते हैं। जो नर्व टिश्यू होते हैं वो स्पेशल सेल से बने रहते हैं जिनको नर्व सेल कहते हैं, और न्यूरॉन्स रहते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। रिसेप्टर्स दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट।
दीज आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये स्पेशल टिप्स होते हैं नर्व सेल पे जो हमारे सेंस ऑर्गन में रहते हैं। तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो बेसिकली 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर। फर्स्ट इज ईयर, इट एक्ट एज फोनो रिसेप्टर, आई रिसीविंग साउंड, इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। फर्स्ट सेंस ऑर्गन है कान। ये क्या करता है? सुनने का काम करता है और बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। सेकेंड इज टंग, इट एक्ट्स ए गैस्ट्री रिसेप्टर्स, यानी कि ये क्या करता है? टेस्ट करता है। थर्ड इज आइज, इट एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स, यानी कि ये देखने में हेल्प करता है चीज़ों को। फोर्थ इज स्किन, इट एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर, फील्स टेम्परेचर, इट हेल्प्स इन फीलिंग हीट और कोल्ड और एंड टच। तो स्किन क्या है? थर्मो रिसेप्टर है, ये हीट और कोल्ड को फील करता है, साथ में ये देखता है कि कौन हमको टच कर रहा है, किस चीज़ से हम टच हो रहे हैं। लास्ट इज नोज, इट एक्ट एज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, यानी कि स्मेल को सेंस करता है। न्यूरॉन्स, इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसकी? नर्व सिस्टम की। ये न्यूरॉन का डायग्राम है, जो नर्व सेल है उसका डायग्राम है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये पूरी कहलाती है सेल बॉडी। और बीच में जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्यूब जा रही है इसको बोलते हैं एक्सॉन। और जो फिर येलो कलर के इस तरह के बॉक्स टाइप के बने हुए इन्हें बोलते हैं माइलिन शीथ्स। और इन माइलिन शीथ्स के अंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्वेवेन सेल्स। और उनके बीच में जो ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर था उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैम्पियर। ये डायग्राम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में बनाने को भी आता है। इसमें बेसिक पार्ट आपको क्या? न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, ये अच्छे से आना चाहिए कहाँ कहाँ होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन है? द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप्स ऑफ अ नर्व सेल एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो सबसे पहले क्या होता है? जो रिसेप्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, कहाँ पे? डेंड्रिटिक टिप्स पे, यानी नर्व एंडिंग की जो टिप्स होती हैं उन पे। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ है वो सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन से पास करते हुए कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग की तरफ। केमिकल्स आर रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से एक्सॉन के एंड पे एक केमिकल रिलीज होगा। These chemicals crosses the gap synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron। फिर जो एक केमिकल रिलीज हुआ वो सैनेप्स को पास करेगा। सैनेप्स दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेंगे। फिर ब्रेन उनको रिसीव करेगा और डिटेक्ट करेगा कि क्या सिग्नल आया है। The similar synapse finally allow delivery of such impulse from neurons to other cells such as muscle cell और gland। उसके बाद ब्रेन वापस से अपना ऑर्डर देगा, अपना सिग्नल भेजेगा, वो न्यूरॉन से होते हुए मसल सेल्स और ग्लैंड तक पहुंचेगा। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, यानी कि यहाँ पे नर्व सेल और मसल सेल्स मिलती हैं एक दूसरे से। तो ये यहाँ ब्लड कैपिलरीज हैं, मसल्स फाइबर है पिंक कलर का, और यहाँ जो एक्सॉन दिख रहा है जो नर्व एंडिंग है इसकी, जो इस तरह से अटैच रहती हैं ये।
पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। बेसिकली न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं यानी रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद ये वाला पोर्शन कहलाता है सेल बॉडी। जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यहाँ पे आएगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन से होता हुआ बाहर को जाएगा। एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है सेल बॉडी से लेके कहाँ तक, डेंड्राइट तक। उसके बाद जो 2 नर्व सेल हैं, यानी कि फर्स्ट नर्व सेल की नर्व एंडिंग और सेकेंड नर्व सेल की डेंड्राइट, उनके बीच का जो छोटा सा गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। यहाँ पे फिर से केमिकल जनरेट होता है और केमिकल पास करता है यहाँ से साइनेप्स से, फिर वो आता है दूसरी सेल में। ऐसे कि यहाँ जो डेंड्राइट दिख रहा है, इस पर इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, यहाँ डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ सेल बॉडी के अंदर और वो एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग पे पहुँचा, और नर्व एंडिंग पे फिर से वो केमिकल्स में कन्वर्ट हो गया और इस साइनेप्स से क्या पास करेगा, केमिकल पास करेगा, और फिर दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स पे पहुँचेगा और फिर वहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, नर्व सेल बॉडी में पहुँचेगा और एक्सॉन से होता हुआ इस तरह से दूसरे नर्व सेल में फिर से जाएगा और ऐसे जाता जाता ब्रेन के पास पहुँच जाएगा। साइनेप्स के बारे में आपको बता ही दिया है। 2 नर्व सेल के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action is a quick, sudden and immediate response of body to a stimulus। मतलब एक क्विक या सडन रिस्पॉन्स होगा और वो कैसे होगा, इमीडिएट होगा, अचानक से, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये कब होता है, इमरजेंसी वाली कंडीशन में होता है। इसके एग्जांपल हैं नी जर्क, विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें या हमारा पैर कहीं नुकीली चीज़ से चुभ जाए तो अपने आप वहाँ से हट जाएगा। तो ये कैसा है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है। तो इसको हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, इट इज ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन एन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। मतलब जिसके प्रति रिस्पॉन्स आना है, क्या चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो ऑब्जर्व या डिटेक्ट किया जा सके। स्टिमुलस के बाद रिफ्लेक्स आर्क बनेगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक पाथवे होता है कि किस तरह से इम्पल्स जा रहा है नर्व सेल के अंदर और कहाँ से वापस आ रहा है। अभी हम इसको डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे। फिर रिस्पॉन्स होगा उसके बाद, इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसका फाइनल रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे अच्छे से समझते हैं हम। सबसे पहले क्या है, एक स्टिमुलस है, उसके बाद रिसेप्टर स्किन के पास पहुँचा। ऐसे यहाँ गर्म ऑब्जेक्ट है, उसको जैसे ही हमारे एंड ने टच किया तो एंड पे सेंस ऑर्गन क्या है, स्किन है। जो हीट है और कोल्ड है उसको क्या, स्किन डिटेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ से सिग्नल जाएंगे और सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए इस तरह से कहाँ पहुँचेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सिग्नल ब्रेन के पास नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि जब तक ब्रेन के पास जाएंगे ब्रेन कुछ डिसीजन लेगा, हमारा हाथ जल सकता है, यहाँ पे डेंजर कंडीशन है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर जो रिले न्यूरॉन होते हैं वो डिसीजन लेंगे क्या करना है, और फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस से मसल सेल के पास सिग्नल भेजेंगे कि वहाँ से तुरंत हाथ को हटा लो वरना वो जल जाएगा। तो इस तरह से ये आर्क बन रहा है पूरा, यहाँ से इस तरह से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और लास्ट में जो यहाँ मसल सेल के पास सिग्नल भेजा गया है वो रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्या है, हैंड विड्रॉवल, यानी कि हैंड को विड्रॉ करना है वहाँ से। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, हमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग etc, we need to act quickly, otherwise our body would be harmed. Here response is generated from spinal cord instead of brain. In this way time for taking action is reduced which save us from injury।
तो रिफ्लेक्स एक्शन कब होते हैं? इमरजेंसी वाली कंडीशन में, क्योंकि ये बहुत क्विक होते हैं। ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर इमीडिएट रिएक्शन नहीं लिया गया तो हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें होता क्या है कि ब्रेन तक सिग्नल नहीं भेजा जाता, पहले स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेती है। तो इससे टाइम की बचत होती है। जो रिस्पॉन्स ब्रेन तक जाएगा, सिग्नल वापस आएगा, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो बच जाएगा। और इस तरह हम इंजरी से बचा लेते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि फिर वो सिग्नल ब्रेन में जाएगा ही नहीं। जब रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से जो एक्शन ले लिया जाएगा, उसके बाद उस सिग्नल को ब्रेन के पास भेजा जाएगा कि ऐसा हुआ। थ्री टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या होते हैं। जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, जैसे टॉकिंग, राइटिंग। और जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन द्वारा कंट्रोल रहते हैं, यानी कि इन पे हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है, ये अपने आप होते हैं। जैसे कि हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। हार्ट बीट को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, जैसे कि हम चाहें तो 1 घंटे के लिए रोक दें और फिर शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को बोलते हैं इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, जो अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन चलना, दौड़ना, लिखना, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से, उनको बोलते हैं वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। ह्यूमन नर्व सिस्टम। अब हम ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। ह्यूमन नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो ह्यूमन नर्व सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसके अंदर कार्नियल नर्व्स पाई जाती हैं, जो कि स्पाइनल नर्व से और ब्रेन से जनरेट होती हैं, एराइज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलके बनाते हैं क्या? सेंट्रल नर्व सिस्टम। और उसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स जनरेट हो रहे हैं ये सब, इनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो ये पूरा मिलके एक ह्यूमन नर्व सिस्टम क्रिएट करता है। ह्यूमन ब्रेन। Brain is the main coordinating center of body. It has 3 major parts: forebrain, midbrain and hindbrain. जो ब्रेन है ना, हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है। जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सब ब्रेन से होता है। और ब्रेन में बेसिकली 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसके मेजर पार्ट्स उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फोरब्रेन, सेकेंड इज मिडब्रेन एंड थर्ड इज हिंडब्रेन। अब इन सब के बारे में एक एक से देखते हैं। पहले तो इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है। जो फोरब्रेन है उसमें सेरिब्रम रहता है, और हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, फोरब्रेन में सेरिब्रम है और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम है, और यहाँ पे बीच में ये पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। अब हम फोरब्रेन के बारे में देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ये ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है, और ये लगभग सबसे बड़ा पार्ट है। इसके अंदर सेरिब्रम पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट होते हैं किसके? फोरब्रेन के। फंक्शन ऑफ फोरब्रेन। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है, जितनी भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो इसी ब्रेन के हिस्से से होता है। कंट्रोल दी वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन। जितनी भी मेमोरी स्टोर होती है वो इसी पार्ट के अंदर होती है। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। बॉडी के वेरियस पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है। सेंटर एसोसिएट विथ हंगर। इसके अलावा जो हमें भूख प्यास लगती है वो भी यहीं से पता चलता है। अब देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में।
कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। तो मिड ब्रेन क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे प्यूपिल की साइज का कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक और ट्रंक का। थर्ड पार्ट है हेड ब्रेन। इट हैज़ 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। इन तीनों के बारे में देखते हैं, इनके क्या काम है। सेरिबेलम कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। जो सेरिबेलम है वो हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है और बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं ना, तो उसके इसी ब्रेन के इसी पार्ट पे इफेक्ट होता है ड्रिंकिंग करने का, तो उसके बाद वो अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते और कहीं भी नाली में पड़े रहते हैं। सेकेंड पार्ट है ब्रेन का मेडुला, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या करता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन और वॉमिटिंग। पोन्स कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो किस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और बहुत नाजुक होते हैं ये, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर रहता है, बाहर से स्कल दिख रही है, इसके अंदर रहता है, तो बाहर से कोई भी अटैक होता है तो डायरेक्ट वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता। और इसके अंदर स्कल और ब्रेन के अंदर यहाँ कुछ बैलून टाइप के बैलून्स जैसे पाए जाते हैं, फ्लूइड से भरे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ऊपर से यहाँ से किसी तरह का प्रेशर पड़ा या चोट आई तो वो जो शॉक लगेगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। जैसे कि गाड़ी के अंदर एयर बैग्स होते हैं, सेम उसी तरह से फंक्शन करते हैं, जैसे वो एक्सीडेंट में बचाते हैं हमें, उसी तरह से ब्रेन पर कोई चोट वगैरह लगती है तो ब्रेन को उस चोट से बचाने का काम करते हैं बैलून। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर रहती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके अंदर पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो भी उस तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू। तो नर्व सेल और मस्कुलर टिश्यू के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा। फॉर टेकिंग प्लेस द वॉलेंट्री एक्शन द ब्रेन हैज सेंट मैसेज टू मसल्स। जितने भी ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं जिनको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, तो उनको करने के लिए जो ब्रेन है उन एक्शंस को करने के लिए ब्रेन मैसेज भेजता है किसके पास, मसल सेल्स के पास। फिर उस मैसेज के अकॉर्डिंग मसल सेल एक्ट करती हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्व सिस्टम consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from spinal cord। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है नर्व सिस्टम और बॉडी के अदर पार्ट से, तो ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो इसमें हेल्प करता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद ब्रेन से जो नर्व सेल्स निकलती हैं उनको बोलते हैं कार्नियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व सेल निकलती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती हैं और इस तरह से ब्रेन सिग्नल भेजेगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए स्पाइनल नर्व से उस ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, उस ऑर्गन की मसल सेल तक, और इस तरह से वो एक्शन करेंगे। द ब्रेन thus allow us to think and take action based on the thinking. This is accomplished through a complex design with different part of the brain responsible for integrating different inputs and output. अभी हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था अलग अलग एक्शन को अलग पार्ट कंट्रोल करते हैं ब्रेन के, तो इस तरह से सब पूरा इंटीग्रेशन होता है उनका और फिर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल की और कोऑर्डिनेट किया जाता है। जैसे ही कोई भी स्टिमुलस होगा जिसके प्रति हमें एक्शन लेना है या रिस्पॉन्स करना है, तो सबसे पहले वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है सेंस ऑर्गन के पास आएगी, फिर जो सेंसरी नर्व है उसको कहाँ पहुँचाएंगी, सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर वहाँ से होते हुए वो ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, डिसीजन लेगा, फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। फिर जनरेटेड रिस्पॉन्स मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचेगी, मसल सेल के अंदर।
फिर उस मैसेज के अकॉर्डिंग मसल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे और एक्शन लेंगे। उसके बाद मसल्स से रिस्पॉन्स आएगा कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से मसल्स और नर्व सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन या नर्व सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन है नर्व सिस्टम से हो रहा है उसकी कुछ कमियां भी हैं, वो देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स दे आर कनेक्टेड बाई नर्व टिश्यू। यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केवल वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो सेल्स नर्व टिश्यू से कनेक्ट हैं, और जो नर्व टिश्यू से कनेक्ट नहीं होंगी वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। After generation and transmission of an electrical impulse, the cell takes some time to reset its mechanism before transmitting another impulse. So cells cannot continually create and transmit impulse. यानी कि जो नर्व सेल हैं वो इम्पल्स को जनरेट कर रही हैं और ट्रांसमिशन कर रही हैं उसका। तो एक सिग्नल ट्रांसमिट होने के बाद, जनरेट होने के बाद कुछ टाइम लगता है दूसरे को प्रोड्यूस करने में, तो इस कारण वो कंटिन्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्व सिस्टम। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या नर्व सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। उनके अंदर बेसिकली केमिकल कम्युनिकेशन होता है। What is chemical communication? It helps in overcoming the limitation of electric communication. जो अभी हमने इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की लिमिटेशन देखी उनको ओवरकम करने के लिए किसका यूज करते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन का। जैसे कि आपने चींटियों को देखा होगा, कभी भी जाती हैं तो वो एक लाइन में चलती हैं, तो उनको कैसे पता है यहीं से जाना है, इसी लाइन से जाना है, इधर उधर क्यों नहीं होती? तो वो एक केमिकल जनरेट करती हैं, उस केमिकल्स की स्मेल से वो वहीं से जाती हैं सब। तो इस तरह से जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके अंदर केमिकल कम्युनिकेशन भी होता है। अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में किसी भी तरह का कोई नर्व सिस्टम नहीं पाया जाता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। कुछ तो ग्रोथ पे डिपेंड रहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ पे। तो सबसे पहले वो वाले देखेंगे हम जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होते। इंडिपेंडेंट ग्रोथ हैज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई। जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं किसी की भी स्टिमुलस के वक्त। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक भेजा जाता है। फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और सिंकिंग ऑफ सेल। मूवमेंट के लिए प्लांट क्या करते हैं, जो सेल्स के अंदर वाटर पाया जाता है उसका अमाउंट चेंज कर देते हैं शेप, जिसके कारण उनके शेप में चेंज आ जाता है, या तो वो स्वेल हो जाएंगी या श्रिंक हो जाएंगी। एग्जाम्पल ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, जैसे ही जो टच मी नॉट प्लांट होता है इसको टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सब मुरझा जाती हैं। तो यहाँ कौन सा एग्जाम्पल है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब हम वो वाले मूवमेंट देखेंगे जो ग्रोथ पे डिपेंड होते हैं। दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। या तो ये ट्रॉपिक होंगे या डायरेक्शनल होंगे किसी भी स्टिमुलस को। सबसे पहला देखते हैं टेंड्रिल्स। The part of tendrils away from the object grow more rapidly as compared to the part near the object. This causes circulating of tendrils around the object. जो भी प्लांट होगा जिनका बीक स्टेम पाया जाता है, जैसे बेल वगैरह होती है ना, तो उनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। स्टेम से जनरेट होते हैं ये, और किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे बम्बू स्टिक वगैरह गाड़ देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, स्प्रिंग टाइप की निकलती है इस तरह और इससे चिपक जाती है वो। तो इस तरह से बीक स्टेम की वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था पौधा, तो दूसरे का सपोर्ट लेके उसके ऊपर चढ़ जाएगा और इस तरह से फैल जाएगा पूरे पे।
सेकेंड इज फोटोट्रॉजन, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। जैसा कि आपने देखा होगा कि बाहर खेतों में या बाहर जितने भी पौधे होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, और अगर कोई पौधा घर के अंदर रखा है खिड़की के पास तो वो अपने आप खिड़की की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो लाइट का यूज करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि लाइट की तरफ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा झुक जाएं और उसकी तरफ चले जाएं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, अगर लाइट ऊपर से आ रही है तो प्लांट सीधा है, और इधर अगर लाइट बगल में आ रही है, साइड से आ रही है, तो प्लांट उसकी तरफ झुक गया है। तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉजन मूवमेंट। थर्ड इज जियोट्रॉफिज्म, मूवमेंट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती हैं, यानी कि ग्रेविटी की तरफ बढ़ती हैं, नीचे को जाएंगी रूट्स। और जो सूट होता है, यानी कि पौधे का तना और शाखाएं, वो सब कहाँ को जाती हैं? ऊपर की तरफ। तो इनको बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉफिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स। ये वाला टॉपिक हम रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे ही ये स्टिग्मा पे आएंगे यहाँ पे, तो स्टाइल से होते हुए पोलन ट्यूब जनरेट होगी और ओवरी तक पहुँच जाए। तो इसको बोलते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल से बायोकेमिकल रिएक्शन होने हैं, तो इसके लिए यहाँ से पोलन ट्यूब जनरेट हो रही है और वो कहाँ को जा रही है? ओवरी की तरफ। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉफिक, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। जो प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं वो हाइड्रोट्रॉफिक होती हैं, यानी कि उनका जो मूवमेंट होगा वो वाटर की तरफ हो जाएगा। अब हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। प्लांट्स के अंदर मेनली 5 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज गिबरेलिन, स्टिमुलेट्स ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन स्पोर्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये क्या करता है? जो बीज है ना, उसके अंदर स्टोर्ड फूड को ब्रेक डाउन करता है और फैसिलिटेट करता है जर्मिनेशन को। यानी पौधे का जो बीज था उसमें जो पहले से स्टोर्ड फूड है उसको ब्रेक कर देगा, उसके बाद यहाँ जर्मिनेशन होगा और पत्तियों का निकलना शुरू होगा। सेकेंड इज ऑक्सिन, सेल ग्रोथ, सेल एलोंगेशन, प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ टर्मिनल बड्स, फ्रूट फॉर्मेशन। किस किस में हेल्प करता है? सेल की ग्रोथ करने में, सेल को लंबा करने में, और जो टर्मिनल बड्स हैं, छोटी छोटी बड निकलती हैं पत्तियों की, तने की शाखाओं के बीच से, तो उनको जल्दी से निकालने में, और इसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड इज साइटोकिनिन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंशिएशन। ये बेसिकली सेल की ग्रोथ में, सेल डिवीजन में और सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है। फोर्थ इज इथाइलिन, राइपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ इथाइलिन कॉज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। ये फलों को पकने में हेल्प करता है इथाइलिन। जो फ्रूट आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जाते हैं उनमें इथाइलिन गैस का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा पत्तियों को भी पकने में हेल्प करता है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो पके हुए फल और पत्तियाँ गिर जाती हैं। फिफ्थ इज एब्सिसिक एसिड, डोरमेसी ऑफ एम्ब्रियो, ड्रॉपिंग ऑफ रिपेन लीव्स एंड फ्रूट। तो ये क्या करता है? पकी हुए पत्तियों और फूल को गिराने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। Endocrine glands. These glands secrete their product hormone directly into the blood. These glands do not have ducts, so they are called ductless gland. तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ करने में, कोऑर्डिनेट करने में, एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई डक्ट नहीं पाई जाती, इसी कारण इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है डाइजेशन में कि वहाँ पे भी कुछ ग्लैंड थे
जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते थे, उनमें डक्ट पाई जाती थी, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट था, जो जूस वगैरह सीक्रेट करते थे, वो डक्ट के थ्रू मिलता था, किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। तो उनको वो कैसे थे, डक्ट वाले ग्लैंड थे। ये वाले एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं और वो बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहला है पीनियल ग्लैंड, ये कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में, गर्दन और ब्रेन के बीच में। थर्ड इज थायराइड ग्लैंड, जो कि गले में पाया जाता है। फोर्थ इज एडेनल ग्लैंड, ये कहाँ, किडनी में पाया जाता है। एंड फिफ्थ इज पैनक्रियाज। अब आप सोच रहे होगे इसको तो डाइजेशन में एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था, तो पैनक्रियाज इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का है। एंड नेक्स्ट इज ओवरी, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। एंड टेस्टिस मेल्स में पाया जाएगा। हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। अब किस ग्लैंड से कौन जो हार्मोन्स निकलते हैं ग्लैंड से, उनके बारे में देखते हैं। कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है और उसका क्या फंक्शन है। फर्स्ट इज थायोरेक्सिन, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। द थायराइड इज लोकेटेड इन नेक थ्रोट रीजन। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और थायराइड ग्लैंड गले में पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सेकंड इज ग्रोथ हार्मोन्स, ये कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मिड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ब्रेन के कौन से पार्ट में पाया जाता है, मिड ब्रेन में। और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। अगर ज़्यादा निकलेगा तो हमारी बॉडी ज़्यादा डेवलप कर जाएगी, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, और अगर कम निकलता है तो कम डेवलप करेगी। तो इसकी ज़्यादा या कम होने से डॉर्कनेस और ज़्यादा लंबा हो सकता है व्यक्ति, या कम निकलेगा तो छोटा रह जाएगा, और अगर ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थर्ड इज एडेनल ग्लैंड, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एडेनल। तो एडेनल हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, एडेनल ग्लैंड से। ये कहाँ पाया जाता है, किडनी में। ये ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। किस किस को, ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को, और इमरजेंसी के दौरान कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। फोर्थ इज इंसुलिन, ये पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। पैनक्रियाज कहाँ, स्टोमक के नीचे पाया जाता है, और ये ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। फिफ्थ इज सेक्स हार्मोन्स, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल्स के अंदर होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, टेस्टिस लोकेटेड इन जेनिटल एरिया, स्क्रोटम के अंदर, किसमें, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें। इट्स चेंजेज एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब प्यूबर्टी के समय इसमें चेंजेज आते, इसके कारण चेंज आता है, किसके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। और सेम इसी तरह का जो फीमेल्स में होता है हार्मोन्स, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये किससे निकलता है, ओवरीज से सीक्रेट होता है। ओवरीज कहाँ पाई जाती हैं, लोअर एब्डोमेन एरिया में। और इस हार्मोन से जो फीमेल्स हैं उनमें प्यूबर्टी के समय चेंजेज आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का क्या इम्पोर्टेंस है। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन regulates metabolism of carbohydrate, fats and protein. So we must consume iodized salt, which is necessary for proper working of thyroid gland. Its deficiency causes a disease called goiter, swell and neck. तो आयोडीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है उसका एक इसेंशियल पार्ट है। तो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से क्या होता है, गॉइटर हो जाता है, जिसके कारण गर्दन में सूजन आ जाती है, और जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं करता। तो गॉइटर से बचने के लिए हमें क्या करना है, आयोडाइज्ड सॉल्ट को लेना है प्रॉपर क्वांटिटी में, न ज़्यादा कम न ज़्यादा। डायबिटीज, अब देखते हैं हम डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ एक डिजीज़ है
जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका? ये होता है इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से। किसकी? इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता था? पैनक्रियाज से। इसका फंक्शन क्या था इंसुलिन हार्मोन का? ये रेगुलेट करता था ब्लड में शुगर लेवल को। अगर इसकी कमी होगी तो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? हुआ क्यों? ये इंसुलिन की कमी से। तो इस कमी को हम पूरा करते हैं किसके थ्रू? इंजेक्शंस के थ्रू। यानी कि बाहर से हम इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं, जिससे इंसुलिन बढ़ेगा और वो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेगा। तो आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो किसी भी हार्मोन का एक्सेस होना या डिफिशियंसी होना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मेक्स श्योर दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम। जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो इंश्योर करती है कि जो हार्मोन्स हैं वो एक प्रिसाइज क्वांटिटी में सीक्रेट हों और सही समय पर हों। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे अभी डायबिटीज़ पढ़ा तो उसी को एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किस तरह से ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। तो सबसे पहले ब्लड में जो शुगर लेवल एराइज हो रहा था उसको डिटेक्ट किया गया किसके द्वारा? पैनक्रियाज की सेल्स के द्वारा। उसके बाद इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ, इंसुलिन फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल गिर गया। जैसे ही शुगर लेवल कम हुआ तो क्या हुआ? उसकी स्विच ऑफ फीडबैक सेंड, मतलब ब्लड लेवल अब सही हो गया, हमें और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो जो फीडबैक सेंड किया जाएगा स्विच ऑफ का किसके पास? पैनक्रियाज के सेल के पास, कि अब इंसुलिन को नहीं बनाना है, जो ब्लड में शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो चुका है। अगर अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है तो फिर से इंसुलिन का सीक्रेशन होगा और फिर वो धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। इस तरह से इंसुलिन का सीक्रेट होना बंद हो जाता है। कब? जब ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। और जैसे ही ज़्यादा होगा तो फिर से फीडबैक भेजा जाएगा कि इंसुलिन को बनाओ क्योंकि शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर में क्या क्या अच्छे से समझ आया और कहाँ आपको कमी लगी, इसमें क्या और नया ऐड किया जा सकता है या किस नए तरीके से और पढ़ाया जाता है, वो आप फीडबैक में हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।